बीजेपी का मकसद है इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना। देखिए, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। तो सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री पर भी अब लड़ाई शुरू हो गई है और मामला संविधान की रक्षा के साथ ही आरक्षण को बचाने की लड़ाई विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है, जबकि सरकार ने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा है कि यह कांग्रेस और विपक्ष का दोहरा चरित्र है। क्या है यह पूरा मामला, करेंगे विस्तार से इस पर बहस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और देखिए, सिविल सेवाओं में 45 पदों पर लेटरल एंट्री को लेकर देश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार अब यूपीएससी की बजाय सीधी भर्ती कर बीजेपी और आरएसएस के लोगों की भर्ती कर रही है और आरक्षण नहीं देने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जैसे विपक्षी नेता इसे संविधान का उल्लंघन भी बता रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लेटरल एंट्री कांग्रेस सरकार में 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष आरक्षण के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? जब 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति हुई थी तो विपक्ष में ये सवाल क्यों नहीं उठे, विपक्ष की तरफ से ये बातें क्यों नहीं की गई और सरकार ने कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है? आपको हर खबर पूरी विस्तार से तफसील से बताएंगे और हर सवाल पर करेंगे हमारे मेहमानों के साथ चर्चा, डिस्कशन और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के आरोप और सरकार के तर्कों में कितना दम है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विपक्ष ने लेटरल एंट्री को लेकर सरकार को कैसे घेरा है, विपक्ष की तरफ से क्या प्रश्न उठाए गए और क्या आरोप लगाए गए हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती, और अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा कि आरक्षण छीनने की साजिश की जा रही है। मायावती का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि निचले पदों के कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीधी भर्ती में आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। लेटरल एंट्री के इस फैसले के बाद से हमलावर है विपक्ष। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बैकडोर एंट्री, आरएसएस की भर्ती और आरक्षण खत्म करने की नीयत है सरकार की। और नौकरशाही में सीधी भर्ती तो विपक्ष हुआ है हमलावर। एक बार जल्दी से देखते हैं कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा है। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं, नेता विपक्ष। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती संविधान पर हमला है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। अखिलेश यादव के बयान की बात करें, एसपी अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा? पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बीजेपी के लोगों को बिठाने की साजिश और पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की यह कोशिश है। अब मायावती का बयान देख लीजिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उन्होंने कहा सीधी भर्ती से निचले पदों के कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो पाएंगे। अगर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के कोटे के अनुसार नियुक्ति नहीं तो संविधान का उल्लंघन। इधर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, वो क्या कह रहे हैं? इसमें किसी भी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यूपीएससी के जरिए भर्ती हो तो इसमें कैंडिडेट्स एससी, एसटी, ओबीसी के हिसाब से आने चाहिए, ये कहा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। तो एक एक करके ये आरोप सामने आए हैं। और देखिए, कांग्रेस के पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और एलजेपी-आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। जो संविधान सम्मत आरक्षण है, वो सुविधाएं आप नकार के लेटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण
खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से उसमें अलग अलग प्रावधान बनाए जाने की बात कही गई थी, उस पर भी मेरे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा था, और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं, वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है। प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। और इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम आरोपों का सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया और सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर ही और उनके स्टैंड पर ही सवाल खड़े किए गए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ इस वक्त राजेश पासवान, प्रोफेसर JNU, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। और अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबके साथ हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हर पहलू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, लेटरल एंट्री पर सरकार ने भी सफाई दी है, सरकार की तरफ से भी इस पर एक एक्सप्लेनेशन आया है। सबसे पहले जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं कि इस पर सरकार का पक्ष क्या है, जो आरोप लगाए गए हैं। बिग वॉल के माध्यम से वो तमाम बिंदु हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो देखिए, लेटरल एंट्री पर सरकार की क्या सफाई है। पहली सफाई, सबसे पहले यूपीए सरकार में लेटरल एंट्री का विचार आया, यानी कि यूपीए सरकार के एक निर्णय का हवाला दिया गया। दूसरा, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले ARC ने इसकी वकालत की थी, इसको रेकमेंड किया था। और तीसरा, सरकार का तर्क यह है कि सिविल सेवा को प्रभावी, पारदर्शी बनाने की वकालत उसमें की गई थी। और चौथा तर्क यह है, सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता का अभाव बताया गया था उस रिकमेंडेशन में, उस कमीशन के रिकमेंडेशन में। पांचवा, पेशेवरों का टैलेंट पूल बनाने की भी सिफारिश की गई थी। छठा, प्राइवेट और एकेडमिक विशेषज्ञ लाने की सिफारिश उसमें की गई थी। और सातवां यह कि शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर विशेषज्ञ लाने की भी उसमें वकालत की गई, ताकि ज्यादा दक्षता बढ़े काम में सरकार के। आठवां, मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने की भी सिफारिश उसमें की गई थी। नौवां यह कि नियुक्ति के लिए डेडिकेटेड एजेंसी बनाने की बात की गई थी। 10वां, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की भी इसमें बात की गई थी। तो ये तो सरकार का तर्क है। अब कुछ खास बातें समझ लीजिए। मोदी सरकार में 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति हुई थी। साल 2018 में वरिष्ठ पदों जैसे कि संयुक्त सचिव और निदेशक के लिए इसमें नियुक्ति की गई थी। 2018 में यह पहला मौका था। ARC की सिफारिशों को ध्यान में रखकर यह सारी नियुक्तियां की गई थी। ARC वो एक पॉइंट बना है जिस पर सरकार लगातार कह रही है कि ARC के रिकमेंडेशंस को हमने ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रोसेस शुरू किया था। और अब देखिए, इस पर विपक्ष हमलावर है और सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार के ताजा निर्णय पर और जो नई नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर। राजेश पासवान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो विपक्ष का तर्क है कि आरक्षण को खत्म करने, बैकडोर से RSS की एंट्री, और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा इस पूरे मामले में, वो संदेह के घेरे में है, इससे आप कितने सहमत हैं? रिकमेंडेशन 2005 का, 2018 में पहला रिक्रूटमेंट, और इस पर विपक्ष के तरफ से सवाल और बवाल अब किए जा रहे हैं। देखिए, 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। इस देश में 2 तरह की मानसिकता है। एक मानसिकता है अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के, दूसरी मानसिकता है मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वह यह मानती है कि देश के सभी संवैधानिक संस्थाओं पे, देश के हर चीजों पे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होती है। मनुवादी विचारधारा यह मानती है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो इस वजह से मनुवादी विचारधारा सभी संस्थाओं में वो प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करती। दूसरी बात, लेटरल एंट्री के बारे में आपने कहा, 2005 का रिकमेंडेशन रहा है। सरकारों में भी, और चाहे यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, इस मनुवादी व्यवस्था को समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है, वे रहे हैं और उन्होंने इस तरह के इसके स्कोप बनाए हैं। दूसरी बात ये हम कुछ लोग मानते हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन्होंने आरक्षण को अयोग्यता का पर्याय बना दिया है।
उनको लगता है कि आरक्षित वर्ग से आने वाले लोग अयोग्य होते हैं और तथाकथित मेरिट वाले, इस मेरिट की जिसकी आज तक निश्चित परिभाषा नहीं तय की गई, उस मेरिट के नाम पे आरक्षित वर्ग के लोगों को गालियां दी जाती है। मनुवादी बुद्धिजीवियों द्वारा उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल किया जाता है, उन्हीं की उनकी सारी योग्यताओं के आधार पे। वह प्रवृत्ति पहले कह सकते हैं कि शर्म के आधार पर चल रही थी, इस समय वो बेशर्म तरीके से की जा रही है। सरकार को अधिकार है, सरकार आरक्षण बचाए रखेगी, सरकार सारी नौकरियां खत्म कर देंगी और वो करती जा रही हैं। जो इस तरह से प्रावधान किया गया है लेटर एंट्री का, एक पद के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाले गए हैं, ये सीधे सीधे यही है कि उस पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, एक पद पे आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इस वजह से सारे पदों के लिए इस तरह से एक एक पद निकाले गए हैं। दूसरी बात, जो 2018 में की गई लेटरल एंट्री तथाकथित मेरिट के नाम पे, वो पूरी तरह से बौद्धिक बेईमानी का और एक खास विचारधारा के लोगों को सरकार में घुसाने का तरीका था। सरकार ये श्वेत पत्र ला सकती है कि 2018 के बाद जो लोग नियुक्त किए गए लेटरल एंट्री द्वारा उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने कौन सा सरकारी क्षेत्र में आकर चमत्कार कर दिया। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो बताते हैं कि एकदम निकम्मे लोगों की नियुक्ति की गई है, उनकी योग्यता सिर्फ यही है कि वे खास विचारधारा के प्रचारक रहे हैं। तो ये आपका मत है इस पूरे मामले में। हालांकि मेरा सवाल ये था कि इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें इतना विलंब क्यों हुआ, 2 लोकसभा चुनाव निकल गए जब एंट्री शुरू हो गई। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना राजेश पासवान ने क्या लॉजिक दिया, कहा कि खास विचारधारा वाली वो बात कर रहे हैं। आप इससे किस तरह देखते हैं? लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही आया था कि सरकार के मशीनरी की दक्षता बढ़ाने के लिए, बेहतर टैलेंट पूल बनाने के लिए, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तो एक खास मनुवादी मानसिकता को बढ़ावा देने की बैकडोर एंट्री है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी भी बात में मनुवाद आ जाता है। और मतलब कई बार ये भी लगता है कि मायावती मनुवादी हैं क्या, वो एडवाइजर रखती थी। मुलायम सिंह यादव मनुवादी थे क्या, वो एडवाइजर रखते थे। लालू प्रसाद यादव एडवाइजर मनुवादी थे क्या, वो भी एडवाइजर रखते थे। और वो जितने एडवाइजर राजनीतिक नियुक्तियां इन दलों ने की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वीरप्पा मोइली कमेटी पर बाद में मैं आऊंगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब देश में कुछ लोग प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करते हुए बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी इस तरह की शर्मनाक एक टर्मिनोलॉजी लाते हैं कि अम्बेडकरवाद और मनुवाद। इस देश का कौन सा व्यक्ति है जो भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानता? वो इस देश के राष्ट्र नायक थे और मनुस्मृति के आधार पर तो ये देश चलता नहीं है। इन्हीं लोगों की वजह से, शायद जैसे मैंने तो इन लोगों की गालियों की वजह से मनुस्मृति पढ़ा, लेकिन क्या आज ये मसला है? आज ये मसला नहीं। एक लाइन की बात यह है कि इस देश में ब्यूरोक्रेसी, जो कोई भी अलग अलग तरीके से आते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में बढ़ते हुए नीचे से नियुक्ति होती है, सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं। एक ये सिफारिश आई और वो जाहिर है कांग्रेस के समय में आई, जो उस समय भी बहुत लेट थी, जिसमें बड़ा साफ साफ कहा गया था कि अगर किसी क्षेत्र में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक किसी एक व्यक्ति ने एक तरह का काम किया है, उसके पास वो सारी तय योग्यताएं हैं। और ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि कोई इंफोसिस 4 लोग मिलकर बना लेते हैं और वो कंपनी शानदार बन जाती, तो उसमें किसी आरक्षण किया उसकी जरूरत तो थी नहीं। आरक्षण की जहां जरूरत है, न तो कोई उनको कमतर कहता है न गाली देता है। ये एक वर्ग है जो घटिया मानसिकता से, वो जानबूझ के चाहता है कि ये डिबेट आए। ये डिबेट यहाँ थी नहीं। और कमाल की बात ये है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरे राजनीतिक दल हो, वो खतरनाक काम कर रहे हैं। देश के साथ वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं कि 10, 20, 50 नियुक्तियां विशेषज्ञों की होगी, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल चेक हो। वो अगर गलत करें तो उनको निकाल बाहर किया जाए, वो कुछ समय के लिए आए। लेकिन एक बार कोई आईएएस बन जाएगा, उसके ऊपर इतना भरोसा, ये कौन सा वाद है? ये भी कोई वाद होगा ना, आखिर उसमें भी तो बहुत ज्यादा लोग अभी तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर कितने आ चुके हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है। एक तो ये हो गया प्रशासनिक सुधार है, उसी तरह से देखा जाए। एक तो आपने जो वाद की बात की, हमने दोनों पासवान जी की भी बात सुनी। भाई, एक परसेप्शन है, अब वो परसेप्शन की लड़ाई, उस पर एक बहस अलग है। दूसरा यह है कि सरकार के कामकाज और उसमें जो तकनीकी बातें, क्या उसके आधार पर इस रिक्रूटमेंट को गलत ठहराया जा सकता है या इस पर सवाल उठाया जा सकता है? इसमें जो रिजर्वेशन को खतरा बताया जा रहा है, क्या वाकई वो रियल थ्रेट है या फिर वो कोई पॉलिटिकल परसेप्शन है? यह सवाल अहम हो जाता है जब विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हम इसका उत्तर लेंगे। और देखिए, कांग्रेस सरकार में सीधी भर्ती की बात लगातार कही जा रही है, तो वो कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने रखने जा रही है। सीधी भर्ती की गई, देखिए
डीवी कपूर एनटीपीसी के चेयरमैन बने और ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये रिक्रूटमेंट हुए थे। और आरवी शाही जो कि बीएसईएस के सीएमडी थे और 2002-07 तक ऊर्जा सचिव रहे। पीपी नाम्बियार की बात करें तो केएसईडीसी के चेयरमैन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में वो रहे थे। बड़े नाम जिन्हें सीधी एंट्री मिली, अगर उसकी हम बात करें, जो लेटरल एंट्री की बात की जा रही है, सैम पित्रोदा का नाम आता है, मोंटेक सिंह अहलुवालिया का नाम आता है, शंकर आचार्य, राकेश मोहन, अरविंद वीरमानी, अशोक देसाई, जगदीश भगवती, विजय जोशी, टीएन श्रीनिवासन, योगेंद्र अलग, विजय केलकर, नितिन देसाई और सुषमा चक्रवर्ती। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी लेटरल एंट्री की गई थी। लेकिन अब चूंकि लेटरल एंट्री पर कांग्रेस की तरफ से ही सवाल है, तो कांग्रेस की प्रवक्ता से ही हम यह सवाल रखना चाहेंगे। मैम, बहुत देर नहीं हो गई आपत्ति और विरोध जताते हुए? ये तो मामला 2005 में उठाना चाहिए था जब रिकमेंडेशन हुआ, 2018 में उठाना चाहिए था जब एंट्री हुई, 19 में चुनाव बीत गया, 24 का चुनाव निकल गया, अचानक से रिजर्वेशन की चिंता कांग्रेस को हो गई, क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लेटरल एंट्री नहीं है, ये चोर दरवाजा है और इस चोर दरवाजे से एंट्री की जा रही है और इसे नागपुरिया मॉडल कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यही प्रयास रहा है इनका कि जितना हो सके ये संघ के लोगों को अपने यहाँ भर्ती कर ले। आप दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, नॉट फाउंड सुटेबल करके ये कैंडिडेट को आने नहीं देते SC/ST को। ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये अगर ये पोस्ट निकली है 45, आप सोचिए अगर ये भर्ती निकली होती यूपीएससी के थ्रू तो इसके अंदर SC/ST OBC में कैंडिडेट चुने जाते। लेकिन ये बीजेपी की एक, जिसे कहें कि एक खास तौर पर साजिश है इन लोगों की, साफ तौर पर, और ये संविधान के तो खिलाफ है और आरक्षण के तो ये शुरू से खिलाफ है। ये मैं बार बार आपके चैनल पे बताना चाहती हूँ, तीन चीजों के बहुत खिलाफ है बीजेपी और आरएसएस। एक संविधान के खिलाफ है, एक बाबा साहब के खिलाफ है और एक बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय ना स्थापित हो। इस देश में सब, जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी सेबी की जो संस्थापक आई है वो किसके थ्रू आई? ये चंद कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि SC/ST के बच्चे जो है वो IAS बने। ये सिर्फ अपने संघ के लोगों को भर्ती करना चाहते हैं ताकि इनका काम हो सके और ये लगातार इनका प्रयास ये आपकी पॉलिटिकल लाइन हो गई, ये आपकी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन हो गई। बिल्कुल जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही मैं समझना चाह रहा था कि तकनीकी ग्राउंड पर इसमें कहां दिक्कत है और क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि कई मामलों में आपकी पार्टी कोर्ट में जाती है। और दूसरा जो मैंने सवाल पूछा, 2005 के रिकमेंडेशन से लेकर 2024-25 आने को है, इतना वक्त आपको ये समझने या समझाने में लग गया कि भाई ये बैकडोर एंट्री है? देखिए, अभी आपने देखा होगा 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी, अब हाईकोर्ट के द्वारा उनको फिर से भर्ती करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा होगा क्योंकि जितने SC/ST बच्चे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये अब सच्चाई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ तमाम उन SC/ST समाज के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को कि जाग जाओ, क्योंकि ये आपका आरक्षण खा जाएंगे। इन्होंने लगातार निजीकरण किया शिक्षा में। ठीक है, मेरा सवाल कुछ और था। ये वही पार्टी स्टैंड आपने दोबारा रखा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपको मैं बता दूं, मजदूरी करते हुए बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं और उनका हक खा रहे हैं ये। ठीक है, अब विजय जी आप अपना मत रख सकते हैं। आपने सुन लिया कि कांग्रेस की तरफ से ये क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले में विरोध किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या कांग्रेस के द्वारा उठाए गए प्रश्नों में कहीं कोई आपको वैलिड पॉइंट दिखता है, लॉजिक दिखता है कि हाँ वाकई में ये आरक्षण पर सीधा प्रहार है, वंचित वर्ग के हित हैं उनको खत्म करने का प्रयास है? रवि जी, आपने जो दो सवाल यहाँ पर उठाए या दो मुद्दे जो उठाए, उसका जवाब अगर आपको मिल गया हो तो आप बाद में मुझे बता दीजिएगा या अभी बता दीजिएगा शुभ कि ये लेटरल एंट्री का विशेषज्ञों की भर्ती का सुझाव किसका था? ये कांग्रेस पार्टी के वीरप्पा मोइली का था, वो तो केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने तो 2004 में पूरी एडवाइजरी काउंसिल ही बना ली, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो संविधान में कहीं नहीं है। संविधान की हत्या तो उस दिन हो गई थी, संविधान तो उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है कैबिनेट के ऊपर इस देश पर शासन कर रही थी। कौन कौन लोग थे उसमें बताए ना। और बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान कितना किया इन्होंने। ये बाबा साहब अंबेडकर पढ़ लें कोई भी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बारे में उन्होंने, उनके जो उदात्त विचार हैं अगर वो पढ़ लें
तो यहाँ पर कोई बोल नहीं पाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी नहीं ले पाएगा। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बताइए आप कि ये जो आपने नाम बताए ये थे क्या थे, ये कैसे अपॉइंट हुए थे? आज तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोई भी व्यक्ति अपनी मेरिट को सामने रखेगा, एक पोस्ट के लिए 10, 12, 15, 20, 25 लोग कह सकते हैं और उसमें से जो बेस्ट होगा वो आएगा। यहाँ तो आप नागपुर की बात करें, ये 10 जनपद की बात करें, वो कहाँ से होते थे? मोन्टेक सिंह आलूवालिया, राकेश मोहन, ये जो इतने सारे नाम हैं, ये कहाँ से अपॉइंट होते थे? इनकी क्या थी? क्या इन्होंने एग्जाम दिया था? इन्होंने किसकी रिकमेंडेशन पर हुए थे? ये कौन सी रिकमेंडेशन थी? ये बताएं ना। लेकिन बात यह है कि लगातार सत्ता का सुख पाने के लिए गलत परसेप्शन बनाना, और ये देश के उन लोगों को, और मैं एक बात और छोटी सी कह दूं कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय किया। आपको मैं बता दूं रवि जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार 15 साल तक, 2004 से लेकर के 2015 तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 5,500-6 हजार लोग एडहॉक थे, एडहॉक। मैं बीच में नहीं बोला था किसी के। रवि जी, आपके पास देखिए, आपके पास अवसर होगा अपनी बात रखने का। सारे आरएसएस के भर्ती किए गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 2017 के बाद से। दिल्ली विश्वविद्यालय 2008 में आपकी जानकारी भैया, ये रवि जी फिर इन्हीं को बुलाइए ना, आप इनका डायरेक्ट 1-to-1 कर लीजिए इनको। जब आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। जब पोल खुलती है तो इसी तरीके से बौखलाहट सामने आती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 6,000 एडहॉक लेक्चरर थे, जिनको हर 4 महीने बाद जो है रीज्वाइनिंग होती थी, उनको अपना बायोडाटा देना पड़ता था, इंटरव्यू होता था। 6,000 इंटरव्यू, अभी 6,000 परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर में। और इन लोगों ने कभी प्रोफेसरशिप नहीं आने दी कॉलेज में, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में प्रोफेसर बन गए। अब सैकड़ों लोग जिनकी योग्यता थी, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, जो अब तक सिर्फ डिपार्टमेंट के पास था, वो कॉलेजेस में प्रोफेसर आ गए हैं। और उसमें भी आप एक बात बड़ी साफ सी मानिए, 1-2 जगह को छोड़ करके, आपने कहा नोबडी फाउंड सुटेबल, मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं आपको मैं, कि SC, ST, PWD, इसमें कहीं भी अगर नोबडी फाउंड सुटेबल आया तो आप बताइए मुझे, 2 या 3 या कहीं 1-2 होंगे, कहीं PWD अगर वो ठीक है, लेकिन जो मौलिक सवाल दोबारा से एडवर्टाइजमेंट होता है, दोबारा से जो मौलिक सवाल उठाया गया है, उसकी जगह किसी जनरल को नहीं रखा गया। जो मौलिक सवाल उठाया गया वो यही कि लेटरल एंट्री के पीछे, लेटरल एंट्री के पीछे का इंटेंशन क्या है, झूठ नहीं चलने दूंगा मैं। ठीक है, आप पे लौटूंगा मैं। ये मौलिक सवाल है कि इसके पीछे की इंटेंशन क्या, और इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये रिजर्वेशन को खत्म करने या बैकडोर एंट्री की भी है, उसमें आरएसएस का भी जिक्र किया जा रहा। हम लौटेंगे आपके पास। पासवान जी, आपसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन देखिए इसके पहले कुछ और तथ्य रख दे दर्शकों के सामने। सिविल सेवा में लेटरल एंट्री को जरा समझिए आप, इसको भी हम आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूपीएससी से नियुक्ति के प्रावधान है, सिविल सेवा के 3 चरणों में परीक्षा होती है, ये यूपीएससी से के प्रावधान है। और लेटरल एंट्री की बात करें तो साल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूपीएससी से जो नियुक्ति होती है उसमें देखिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये प्रोसेस अपनाया जाता है सिलेक्शन के पहले। लेटरल एंट्री में क्या है, सिविल सेवा में सीधी नियुक्तियां होती हैं, यानी कि उसमें जो प्रोविजन है डायरेक्ट एंट्री का है। यूपीएससी से नियुक्ति की बात करें तो परीक्षा पास होने पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसमें नाम आता है और फिर उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। यूपीएससी की परीक्षा की जरूरत नहीं होती है लेटरल एंट्री के लिए। और यूपीएससी की बात करें तो नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, और लेटरल एंट्री में देखें तो आरक्षण के नियमों का इसमें फायदा नहीं मिला है, कम से कम अभी तो यही आरोप लगे हैं। और देखिए, मेरिट के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, और दूसरे भी अदर्स एग्जाम भी यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। लेटरल एंट्री की बात करें तो सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता है, यानी कि साक्षात्कार होता है कैंडिडेट का, और उसके बाद ये जो है नियुक्ति होती है। राजेश पासवान जी, ये तो हमने प्रोसेस की बात की, आरोप भी आपने भी लगा लिया, आपने जवाब भी सुन लिया। मैं इसको तकनीकी आधार पर समझना चाहता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। जो एक्सप्लेनेशन 2018 की नियुक्तियों में आई थी कि रिजर्वेशन क्यों नहीं, तो उसमें 2 बातें
बातें कही गई सरकार की तरफ से। पहली बात तो उसमें यह बताई गई कि भाई जो लिटरल एंट्री दी गई है और जो पहले से प्रोविजन है उसमें शॉर्ट टर्म या डेपुटेशन में ये मैंडेटरी नहीं होता है, और जो हमने नियुक्तियां की हैं अगर वो बल्क में जाती, अगर किसी एक ही संस्था की तरफ से रिक्रूट किया जाता तो उसमें नियमता अनिवार्यता आरक्षण लागू होता है, लेकिन चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की एक एक वैकेंसी निकलती है उसमें यह लागू नहीं हो पाता। अब आप बताएं कि इसमें कहां नियमों का उल्लंघन है? देखिए, नियमों का जो उल्लंघन है, सैद्धांतिक रूप से ये बातें सही है। सैद्धांतिक रूप से लिटरल एंट्री सरकार कर सकती है, वो ऐसा प्रोविजन कर सकती है, सैद्धांतिक रूप से सही है। व्यवहारिक इसका पक्ष यह है कि वर्तमान दौर में जितने भी संवैधानिक और ईमानदार संस्थाओं ने अपनी एक गरिमा बनाई थी, उन सभी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी कह रहे थे कि यूपीएससी से भी अयोग्य लोग चुन के चले जाते हैं। यूपीएससी जैसी संस्था को भी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हर बार यूपीएससी में संख्या निकलती है, फाइनल रिजल्ट में कुछ सीटें बचा ली जाती हैं, इसलिए ताकि उस परीक्षा से अलग लेटरल एंट्री द्वारा एंट्री किए जाएंगे। सैद्धांतिक रूप से ये सही है, व्यवहारिक रूप में पूरी तरह से ये गलत है। और अगर आरक्षण का साथ है, लेकिन राजेश जी मैं आपसे देखिए, नहीं आपने सैद्धांतिक बात की, देखिए आपने व्यवहारिक सैद्धांतिक बात की, देखिए नहीं ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझा, मैं आपकी बात से ही बात निकल के आ रही है। देखिए हमारा समाज और हमारी व्यवस्था कोई जड़ तो है नहीं, समय और आवश्यकता के हिसाब से इसमें परिवर्तन होता रहा है और होगा भी, इससे हम कैसे नकार सकते हैं। ऐसे में अगर विशेषज्ञों के पूल बनाने की बात या एक्सपर्ट्स को लाने की बात, चूंकि अब सरकार और जो समाज है और जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी बदलाव, उसके अप्रोच में बदलाव है, तकनीक बदला है, आपको नहीं लगता कि हमें भी थोड़ा खुले दिमाग से इसको देखने की जरूरत है? इसको सिर्फ एक ही चश्मे से यानी आरक्षण के चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड के बारे में इतनी विवादास्पद बातें कही जाती है कि अगर जिसका सिलेक्शन करना उसे पूछेंगे कि गोवा का स्पेलिंग क्या है और जिसका रिजेक्ट करना उसे कहेंगे कि चकसवालिया का स्पेलिंग क्या है। ये आरोप है, लेकिन ये आरोप है, ये एकदम आरोप है। जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कोई भी बोर्ड ईमानदारी से न्याय नहीं कर सकता। अगर SC/ST OBC के लिए अयोग्य ठहराता है तो समाज की जो लगभग 85% आबादी है उसके लिए उसमें कोई योग्य नहीं मिलता। अभी अवस्थी जी कह रहे थे एनएफएस वाली बात, अभी इलाहाबाद में वैकेंसी सर आई तब है। तो ऐसे बोर्ड चाहे वो लेटरल एंट्री के हो या फिर डायरेक्ट एग्जाम को, ऐसे बोर्ड तो हर जगह होते हैं, ऐसे बोर्ड तो हर जगह होते हैं। ये नहीं हर जगह है, वो बेईमानी करते हैं, ये कई बार। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, अब इसका उत्तर दीजिए। देखिए मैंने बड़े मौलिक प्रश्न रख दिए पासवान जी से और उन्होंने कह दिया कि भाई बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हैं। अब सवाल ये है कि में नंबर अच्छे आते हैं, नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, ये हम जरा दूसरे पक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन जी अब आप इसे कैसे देंगे? हर बोर्ड पे भी प्रश्न उठ सकता है, जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, वो लेटरल एंट्री के बोर्ड में हो, चाहे यूपीएससी के बोर्ड में हो, चाहे सरकार के किसी बड़े पद पे हो। अब इससे कैसे मुक्ति पाया जाए? प्रश्न तो बड़ा गंभीर है और हर तरफ है और सब पे है, आप पे है, मुझ पे है और पासवान जी पे भी है। देखिए रवि भाई, सिर्फ 3-4 लाइनें मैं बोलूंगा, बस उसको ध्यान से सुन लीजिए। राजेश जी, मैं चूंकि परिचित नहीं हूँ राजेश पासवान जी से, लेकिन प्रोफेसर JNU लिखा हुआ है, कम से कम उनको ऐसे हास्य वाले तर्क नहीं देने चाहिए। वो गोवा और चेकोस्लोवाकिया, ये थोड़ा सा ये बहुत ही मतलब हल्का है, ये आप प्रोफेसर अगर हैं तो इससे बचना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये आपने तथ्य गलत बोल दिया। आपने कहा कि यूपीएससी में जब वैकेंसी आती है तो कुछ बचा ली जाती है जिससे लेटरल एंट्री दें। ये लेटरल एंट्री जो है, जो यूपीएससी से आईएएस बन के आएगा 10, 15, 20 साल बाद जिन पदों पर पहुंचेगा, तो ये वैकेंसी नहीं बचाई जाने वाली। दूसरा तथ्य आपका गलत है। तीसरा, मैं इस वक्त संयोगवश प्रयागराज में हूं, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय है। आप जानकारी पूरी लीजिएगा, नहीं तो नंबर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जो एनएफएस है वैकेंसी में, वो जनरल का भी एनएफएस है और ओबीसी का भी एनएफएस है। अब अगर आपको वो जानकारी नहीं तो झूठ नहीं फैलाना चाहिए। हर बात में आप जाति विभाजन, जाति घृणा करेंगे सर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से सहमत थी। कांग्रेस पार्टी के बोर्ड में बिल्कुल टीना जी, आप ही के पास आ रहा हूं, अगला टर्म आप ही का। किसी में कोई वो आरक्षण नहीं लागू करते। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आरक्षण इस देश की जरूरत है, एक बड़ा वर्ग है जिसको उसकी आवश्यकता है और बरसों रहने वाली है। लेकिन आप हर जगह कहेंगे, और जैसे ही आप कहते हैं, अब निजेश जी ने एक एनएससी का उदाहरण दिया, मैं तो कह रहा हूं ना कि इस देश की बड़ी बड़ी जो कंपनियां बनी वो किन्होंने बनाया और वो किस तरह से तैयार होती थी।
तो मुझे लगता है दोनों का जो नहीं, इसीलिए हर्षवर्धन जी अफर्मेटिव एक्शन और जो जिसको हम कहते हैं कि देश के लिए अलग अलग जरूरत है, दोनों का फर्क इसीलिए मेरा ये प्रश्न, बस एक ही निवेदन करूंगा कि राजेश पासवान जी के नाम के आगे प्रोफेसर जेएनयू लिखा हुआ है, कृपा करके एक तो तथ्य सही रखें, झूठ ना हो उसमें, और हल्के उदाहरण दें। ठीक है, इसीलिए राजेश जी से मेरा प्रश्न ये था कि कोई भी व्यवस्था जड़ तो है नहीं, यहां तक कि आरक्षण की व्यवस्था भी अपने 70 सालों की यात्रा में काफी बदली है, काफी बदलाव हुए हैं, उसमें भी कोटे, सब कोटे आए, नए कोटे बने हैं। टीना जी, सवाल अब कांग्रेस पे ही है कि ये जाति की राजनीति, टीना जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, कि जाति की राजनीति के फायदे देखकर क्या कांग्रेस ये कर रही है? क्योंकि अभी पासवान जी को सुना, भाई आप लोग भी वही करते रहे, आपके जमाने में लेटरल एंट्री होती, इतना प्रोसेस भी नहीं होता था, वो हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि जो बड़े पदों पर लोग आए वो लेटरल एंट्री के थ्रू ही आए। उस समय आपने जाति का प्रश्न या रिजर्वेशन का या मनुवादी मानसिकता का नहीं उठाया, लेकिन आज सरकार में नहीं है तो ये प्रश्न उठा रहे हैं, आपके लिए वो फायदा साबित दे रहा है। रवि जी मैं आपको बता दूं, 2017 से लेकर 2023 तक लगातार संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव, जिसमें 52 नियुक्तियां की गई। आप एक डाटा बता दीजिए कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति आरक्षित सीट से जो कैंडिडेट आया हो, आप मुझे बताइए किसको भर्ती कर रहे हैं? ये नागपुर से लेटर आता है, सिर्फ उसको भर्ती करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैं भुगतोगी हूँ इस बात की। और लगातार ये उन लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो आरएसएस जिसको रिकमेंड कर देता है उसको ये भर्ती कर देते हैं, और ये सबके सामने है। और ये जब सरकार बदली जाएगी, क्योंकि सरकार में अभी ये जितना हो सके, जितने अपने लोगों भर्ती कर दिया है, और ये लगातार हम कह रहे हैं, हमारे पास तो पूरा डाटा है। यही तो टीना जी वो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने कांग्रेसियों को भर्ती किया, या कांग्रेस विचारधारा से समर्थित लोगों को भर्ती किया, बड़े पदों पर भर्ती किया, यही तो वो आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है? आप मुझे बताइए। मैंने कुछ नाम गिनाए अभी कुछ नाम गिनाए जिन पे आरोप लगे, आपने सुना नहीं शायद। मैं बता दूं, विशेषज्ञता होना अलग बात है, और ये जिस तरीके से भर्ती कर रहे हैं, आप देखिए सैम पित्रोदा का तो नाम बहुत बड़ा है। अब आप टीना जी, अब ठीक है, नहीं मैं आपको नहीं आप सुन तो नहीं रही है ना, आपने अभी कहा नाम, मैं सिर्फ एक नाम लेता हूँ, छोड़िए टीना जी, सिर्फ एक नाम है लेटरल एंट्री का जो हमने लिया भी, सैम पित्रोदा का। आप उसको जस्टिफाई करिए कि उसमें कहां रिजर्वेशन था, उसमें कहां कास्ट आपने देखा? आपने क्या नहीं देखा कि टैलेंट है सैम पित्रोदा को? आपको लगा कि उन पे टैलेंट है, उनको लेना चाहिए। 2017 से 23 तक जो मैंने आंकड़ा बताया, 2017 से लेकर 2023 तक वो मैंने भर्ती थी, वो आंकड़ा बताया, क्या वो सही है या गलत है ये बता सकते हैं? इनका लगातार प्रयास यही रहा है, और इनके तो नेता बाहर निकल कर नहीं, इनके नेता तो बाहर निकल, मैम सरकार तो 14 से चल रही है, हम 17 की ही क्यों बात करें, और सरकार उसके पहले भी चली। टीना जी देखिए, टीना जी आपने अपनी बात कह ली, 2014 में आपने अपनी बात कह ली, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर मुझे दीजिए। नहीं, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप मुझे उसका उत्तर तो दीजिए। एसटी और जितने ओबीसी समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वो सत्ता। ये मैम आप 20 बार आप कह चुकी हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का उत्तर नहीं आया अभी तक। देखिए, ये जानबूझकर कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप रिपीट कर रही हैं, हमारे पास समय सीमित होता है मैम। रिपीट नहीं कर रही, ठीक है अभिजीत जी, मैं देखिए मैं प्रश्न, देखिए मेरी ईमानदारी है कि मैं प्रश्न सबसे बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये अलग मर्जी है कि कोई उत्तर देना चाहे ना जाए। अभिजीत जी, अब सवाल एक मौलिक सवाल मैं ये करता हूं, ठीक है कांग्रेस के जमाने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो पासवान जी सवाल उठा रहे हैं, क्या उसमें थोड़ी वैधता नहीं है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि भी लेटरल एंट्री भी हो तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश बची रहे, एक सामाजिक जो संतुलन बनता है सेवाओं में, उसका क्या ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए था? ये भी तो एक सवाल है, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? हाँ, तो अब रवि जी सुन लीजिए, जितनी मेरी जानकारी है उतना बताऊंगा। सिर्फ बात बड़ी साफ सी है, यूपीएससी के जितने पद हैं, क्या उनमें से कुछ कमी करके इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है? नहीं। पहली बात तो ये साफ हो गई, जो राजेश पासवान ने झूठ बोला कि बचा लेते हैं पद और उसकी जगह यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हर एक मंत्रालय में, ऊर्जा मंत्रालय में ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी ऊर्जा की विशेषज्ञता हो, ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता हो। इस्पात मंत्रालय में वो व्यक्ति चाहिए जिसकी इस्पात के संदर्भ में कोई विशेषज्ञता हो। तो एक ही एक आदमी होगा पूरा, उसमें तो नहीं भर दिया जाएगा। अगर अलग अलग विभागों में एक एक विशेषज्ञ, और ये पहली बार नहीं है, आपने बहुत सारे नाम बताइए, राजेश पासवान और टीना जी, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलनी अपने मुंह से, नहीं बोली, लेकिन झूठ कब तक चलेगा? अरे ये रघुवीर साहे की कविता है, ये वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे।
अरे ये देश हमारा है, ये देश अगर 5वीं प्रगति पे पहुंचा है, फ्रेजाइल इकोनॉमी से, जो कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में फ्रेजाइल इकोनॉमी होती थी, आज अगर 5वीं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पे पहुंचा है, तो इसका लाभ आपको भी मिलता है और मुझे भी मिलता है और हर आम आदमी को मिलता है। एक भी व्यक्ति, मैंने एक सवाल उठाया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में किसका कौन सा आरक्षण था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन सा? मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन सा आरक्षण का नियम था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में आरक्षण का पालन किया गया था या नहीं? हाँ या नहीं? सारे सरकारी संसाधन कंगाल हो रहे हैं, विश्वविद्यालय कंगाल हो रहे हैं, फंड क्रंच से जूझ रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था में। आपको बताइए कितना मिला आपको? मतलब आपको नहीं, जेएनयू को कितना मिला, एएमयू को कितना मिला? आप आंकड़ों के साथ बात करिए राजेश जी, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, मैं बता रहा हूँ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए, अरे मैं सुन लीजिए बात, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के 12 कॉलेज हैं, 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती वहां पर जी, 6 महीने तक। आप देख लीजिए कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सैलरी नहीं देते, वो सैलरी नहीं देते। जमीन बेचने की बातें हो रही है, जमीन बेचने की बातें हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, एक दिन की भी देरी नहीं होती वहां पर, एक दिन की भी देरी नहीं होती। ठीक है राजेश पासवान जी, अब मैं उस सवाल पे आता हूं जो पॉलिटिक्स से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है उन दलों के द्वारा जो आरक्षण या दलितों की राजनीति करते आए हैं? उनको लग रहा है कि ये एक अवसर है? जी सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनावों में आरक्षण भी एक एजेंडे के रूप में विकसित हुआ है। दूसरी बात, ये जो सरकारें कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सच्चाई में यह सबका साथ, अपना विकास और कौन करे विश्वास वाली स्थिति में है कि ये चीजें नहीं है। ये मान लेते हैं कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें अयोग्य नहीं है, इस वजह से तथाकथित मेरिट के नाम पे ये ऐसे लोगों को बैकडोर एंट्री करते हैं। जहां तक ये बता रहे हैं एनएफएस की, यह एनएफएस बुद्धिमत्ता के नाम पर गाली है कि जो व्यक्ति एमए, एमफिल, पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर के जा रहा है, उसको कुछ सिरफिरे विद्वान एनएफएस कर रहे हैं, किसी भी वर्ग के लोग। ये बहुत ही गलत है। पहले थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ होता था, अब ये पूरी बेशर्मी के साथ हो रहा है। और इसको अगर पहले ठीक है अवनीश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यह सरकार, अवनीश जी रिस्पॉन्ड करिए, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है प्लीज। मैं रवि जी, एनएफएस के बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से राजेश पासवान जी से कहूंगा। अभी इन्होंने माना, अभी कहा वो शर्मिंदगी के साथ। शर्मिंदगी क्या होती है? एनएफएस में शर्मिंदगी क्या होती है? क्या शर्मिंदगी और बेशर्मी क्या होती है? नहीं, ये बताइए आप। एनएफएस पहले भी होता था, एनएफएस पहले भी होता था, आपने उसको कह दिया शर्मिंदगी के साथ। किस शर्मिंदगी? क्या मुंह पे कपड़ा ढक के आते थे सिलेक्शन कमेटी? मुंह पे कपड़ा ढक के निकलते थे वहां से क्या सिलेक्शन कमेटी? ठीक है देखिए हमारे पास समय की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर एक नए सिरे से बहस और नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उसका जवाब देने का भी भरसक प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।